हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल पर HSC CET मेंस का बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में हमारी आज की जो नेक्स्ट क्लास है वो है बिजनेस लॉ पर। बिजनेस लॉ को हमने 2 पार्ट्स में कवर किया है। पार्ट 1 जो है इसका आ चुका है, और आज जो रिमेनिंग एक्ट्स रहते हैं उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको इसका PDF चाहिए है इस PPT का, तो वो उसके लिए भी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको जो भी अब तक क्लासेस हुई हैं सबके PDF दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये एक्ट जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है बिजनेस लॉ के, जिनमें से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल एक्ट, ये एक्ट को हमने पार्ट 1 में कवर किया था। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पे पूरी कंप्लीट अलग से वीडियो है, उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की और RTI एक्ट की। और ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसको भी हमने कवर किया है पार्टनरशिप वाली वीडियो में, क्योंकि इसके अंदर और कोई अलग प्रोविजंस नहीं है। जो हम पार्टनरशिप अकाउंट में पढ़ते हैं सारे वही प्रोविजन है, और वो भी हमने जो पार्टनरशिप वाली वीडियो है उसके अंदर कंप्लीट कवर करवाया है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन 3 एक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को, कि क्या है ये एक्ट और क्या इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, कब इसको इनेक्ट किया गया, कब आया ये, तो 17 मई 2000 को जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसको शॉर्ट में हम IT एक्ट भी बोलते हैं, उसको इनेक्ट किया गया। अब क्यों लाया गया ये एक्ट? ये जो एक्ट है, अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, ये हमने E-कॉमर्स में भी बात की थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT किससे रिलेटेड है? ये एक तरह से जो इंटरनेट है या इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड है। अब देखो जैसे जैसे इंटरनेट का स्कोप, मतलब इंटरनेट का ज़्यादा एक तरह से चलन हो रहा है, ज़्यादा यूज इसका बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो ऑनलाइन ट्रेड है वो भी इंक्रीज हो रहा है। और ऑनलाइन ट्रेड यानी कि E-कॉमर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शंस को या E-कॉमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ कुछ प्रोविजंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए जैसे अब गवर्नमेंट ने या जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनने ऑब्जर्व किया कि कैसे कितना ज़्यादा स्कोप जो है E-कॉमर्स का और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का बढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर लाए गए। तो ये जो IT एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये एक तरह से जो इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, या जो E-कॉमर्स है, ऑनलाइन ट्रेड होता है, उनसे रिलेटेड उनको एक तरह से लीगली रिकॉग्नाइज करता है, उनको एक लीगली पहचान जो है वो इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू होती है। तो हमारे इंडिया में ये जो एक्ट है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, ये लाने के बाद हम 12th नेशन बन गए थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया में, जिसने एक साइबर लॉ से रिलेटेड एक्ट पास किया। ठीक है, तो हम 12th नंबर पे थे। हमारे से पहले 11 और कंट्रीज इस तरह का एक्ट लेके आ चुकी है, जिसके अंदर साइबर लॉ से रिलेटेड या इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शन या E-कॉमर्स से रिलेटेड प्रोविजंस एक तरह से लाए गए। ठीक है, तो जब ये IT एक्ट आया तो एक तरह से आज इस एक्ट से पहले कोई ऐसा एक्ट नहीं था जिसके अंदर ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं या E-कॉमर्स है, या एक तरह से इंटरनेट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इंटरनेट पे, उनको एक पहचान देने के लिए, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस के लिए कोई भी एक्ट नहीं था। ये फर्स्ट एक्ट था जो इंडिया के अंदर लाया गया ऐसा एक्ट इस तरह का। ठीक है, और ये एक्ट किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है? तो जो यूनिसेट्रल है, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, उसका एक मॉडल है, मॉडल लॉ ऑन E-कॉमर्स। इस मॉडल के ऊपर
बेस्ड है ये हमारा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ये बेसिक इसके बारे में बात थी। अब बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लेके आया गया, क्या या किस चीज़ से रिलेटेड इसके अंदर प्रोविजंस हैं आईटी एक्ट के अंदर, उनकी बात करें तो जैसे हमने बेसिक बात की कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है वो जो इलेक्ट्रिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑनलाइन जो लेन देन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज होता है, हम इलेक्ट्रिकली, जैसे हमने ईडीआई सिस्टम पढ़ा था ना ई कॉमर्स में, कि अब हम क्या करते हैं, ऑफलाइन पेपर या डॉक्यूमेंट एक दूसरे को भेजने की बजाय इलेक्ट्रिक फॉर्म में चीज़ों को सेंड करते हैं एक दूसरे के पास। तो वो जो इलेक्ट्रिक डेटा का इंटरचेंज होता है ई कॉमर्स में, उनको लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए, उन ट्रांजैक्शंस को कि एक लीगली उनको कंसीडर करने के लिए, क्योंकि अब हम तक जो हमारे लॉ थे, हमारे जो भी एक्ट थे, वो सिर्फ जो पेपर, जो ऑफलाइन जो हम डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे को सेंड करते हैं उन तक सीमित थे। लेकिन अब जैसे जैसे ई कॉमर्स जो है उसका एक तरह से यूज जो है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए ये जरूरी था कि जो इलेक्ट्रिक जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाए, कुछ प्रोविजंस बनाए जाए। तो ये इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। देन लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो, जब इलेक्ट्रिकली डॉक्यूमेंट सेंड किए जाएंगे तो उनके ऊपर जो साइन है वो भी डिजिटली ही फॉर्म में किए जाएंगे, तो उन डिजिटल सिग्नेचर को भी लीगल रिकॉग्निशन देना एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। देन नेक्स्ट स्टेप, फैसिलिटेट इलेक्ट्रिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब अगर हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो वो हम अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये चीज़ फैसिलिटेट करता है ये एक्ट, क्योंकि पहले अगर हमें कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ सबमिट करवाना होता तो हम पेपर की फॉर्म में हार्ड कॉपी जो है वो लेके जाते थे, लेकिन अब हम सॉफ्ट कॉपी में भी, यानी कि इलेक्ट्रिकली फाइल भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, जैसे हम सबमिट करते हैं एप्लीकेशन वगैरह। तो वो चीज़ किसने फैसिलिटेट की, इस एक्ट ने ही। ये एक्ट ही प्रोविजन लेके आया उस चीज़ से रिलेटेड कि कैसे इलेक्ट्रिक फाइल जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। देन फैसिलिटेट इलेक्ट्रिक स्टोरेज ऑफ डाटा। जो ये डेटा है, ये डेटा को स्टोरेज करने के लिए इलेक्ट्रिकली स्टोरेज करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। देन फैसिलिटेट एंड गिव लीगल सैंक्शंस टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में जो फंड ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रिकली हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनको भी लीगल सैंक्शंस, उनसे रिलेटेड भी प्रोविजंस जो हैं इस एक्ट के अंदर लाए गए। देन नेक्स्ट है लीगल रिकॉग्निशन फॉर कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय बैंकर। कि जो बैंक्स हैं वो अपने रिकॉर्ड्स, अपने जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट्स के, उनको इलेक्ट्रिक फॉर्म में रख सकते हैं, और उस चीज़ को भी लीगल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनमें अमेंडमेंट की गई इस एक्ट के थ्रू, कि उनमें भी जो एक तरह से इलेक्ट्रिकली चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिक जो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, डेटा से हो सकता है, या उनमें जो मेन प्रोविजंस थे उनमें चेंजेस किए गए इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू। कौन कौन से एक्ट अमेंड किए गए, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 और आरबीआई एक्ट 1934। अब देखो, जैसे कि आरबीआई एक्ट का एग्जांपल लें हम, आरबीआई ने जो अब जैसे जैसे अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़े, जैसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन, तो अब जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं ऑनलाइन उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी तो बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए आरबीआई एक्ट जो है वही रेगुलेट करता है पैसे के ट्रांसफ़र वगैरह से रिलेटेड सारी जो मेन रेगुलेशन है वह तो आरबीआई बनाता है। तो इसलिए आरबीआई में इस एक्ट के आने के बाद क्यों चेंजेज करने पड़े, क्योंकि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उनको एक लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए कुछ प्रोविजंस या कुछ रेगुलेशंस तो बनानी पड़ी ना आरबीआई को। तो इसी तरह से इन सारे एक्टों में कुछ चेंजेस करने पड़े आईटी एक्ट के आने के बाद, ठीक है। तो ये याद रखना आप कौन कौन से एक्ट अमेंड किए गए, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और बुकर्स एविडेंस और आरबीआई एक्ट, इनमें अमेंडमेंट की गई। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है आईटी एक्ट की, किस एरिया में। तो अब जो हमारा इंडिया है उसमें होल इंडिया में एप्लीकेबल है आईटी एक्ट, ठीक है। लेकिन
अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर रह के भी कोई ऐसा कुछ भी क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। मान लो कि हमारे इंडियन पब्लिक को हार्म करता है कोई पर्सन बाहर से, इंडिया के बाहर से, तो उसके ऊपर भी इसके प्रोविजन, इसके अंदर जो पेनल्टीज, जो भी सज़ा वगैरह दी गई है या जो भी फाइन वगैरह के प्रोविजन है वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। और अब हम बात करें कि अब ये तो हमने बात कर ली कहाँ पर एप्लीकेबल है, और अब बात करें कि कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि ये एक्ट जो है कि किस जगह पे अप्लाई नहीं होता। तो कुछ ऐसे, एक तरह से कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, आईटी एक्ट। वो कौन कौन से हैं, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसकी हमने कल भी बात की थी। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसको सेक्शन 13 में भी डिफाइन किया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता ये आईटी एक्ट, यानी कि इसके प्रोविजन इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होते। उसके बाद ए पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको डिफाइन किया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के सेक्शन 1A में, तो उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता ये एक्ट। देन ए ट्रस्ट, एक ट्रस्ट जिसको सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। देन ए विल, अगर एक विल है जो कि क्लोज सबसेक्शन क्लोज H और सेक्शन 2 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ये जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है 1925, इसके अंदर डिफाइन की गई है ए विल, एक विल को, तो इस विल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता ये एक्ट। नेक्स्ट, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है सेल का या फिर कन्वीनियंस का, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल यानी कि जिसको मूव नहीं किया जा सकता, जिस प्रॉपर्टी को, जैसे कि जो ज़मीन वगैरह होती है वो, उनका एग्जांपल आप ले सकते हो। तो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी, उन प्रॉपर्टीज़ की सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर भी ये आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक नोटिफाई करे कि इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से अगर कोई बोल दे कि ये कोई डॉक्यूमेंट या ट्रांजैक्शन जो है इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी नहीं होगा वो। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता, और वैसे पूरे होल इंडिया के अंदर होता है। और अगर कोई पर्सन बाहर से कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है ये एक्ट। ठीक है, ये बात कर ली हमने एप्लीकेबिलिटी की। अब ये जो आईटी एक्ट था, इसको 2008 में इसके अंदर काफ़ी, मतलब एक इम्पोर्टेंट चेंज किया गया, अमेंडमेंट की गई। तो वो अमेंडमेंट क्या है, 2008 में की गई, ये आपको याद रखना है कि एक मेजर, एक मेन जो चेंज है इस एक्ट में, अमेंडमेंट जो है वो कब की गई, 2008 में। क्या किया गया, इसके अंदर दो सेक्शन, नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, एक सेक्शन 66A और एक सेक्शन 69। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट है। जो सेक्शन 66A है उसके अंदर पेनलाइज किया गया ऑफेंसिव मैसेजेस को, कि अगर कोई पर्सन ऑफेंसिव मैसेजेस करता है, ऐसे मैसेज जिसको लगे कि कोई ऑफेंस हुआ है, मतलब किसको किसी एक तरह से बुरा लगा है, बुराई सी करना है, इस तरह से हम एक तरह से समझ सकते हैं कि ऑफेंसिव मैसेज। तो अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज करता है तो उसको पेनल्टीज दी जाएगी इस एक्ट के, इस सेक्शन के थ्रू, ये बताया गया, ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जो सेक्शन 69 है वो किस लिए था, इस सेक्शन 69 में जो अथॉरिटीज़ हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो एक तरह से जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अथॉरिटीज़ बोला जाता है। तो वो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर दी गई कि वो किसी भी, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जो कंप्यूटर रिसोर्सेज से, किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से इंफॉर्मेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको अपने पास ले भी सकते हैं, डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं उसका। ये पावर दी गई सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग, कि जब उन्हें लगे कि यहाँ पर कुछ क्राइम से रिलेटेड, कुछ क्राइम वगैरह हुआ है, मतलब कुछ शक वगैरह हो, तो उनको पावर दी गई कि वो किसी भी कंप्यूटर सोर्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ये पावर दी गई अथॉरिटीज़ को सेक्शन 69 के थ्रू। तो अब ये दो एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन 2015 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2015 में क्या हुआ, 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसने ये जो सेक्शन 66A था, जिसके अंदर ऑफेंसिव मैसेजेस को पेनलाइज किया गया था, इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक, कि ये तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के खिलाफ है, क्योंकि इस एक्ट, ये जो सेक्शन है इसका मिसयूज किया जाता था जो पुलिस है उसके द्वारा। पुलिस जो है
वो काफ़ी मिसयूज करती थी इसका, क्योंकि अगर कोई भी थोड़ा सा कुछ भी बात बोल दे कहीं भी सोशल मीडिया साइट पे, तो उसको ये अगर मतलब वो कोई भी पॉलिटिकल इशू या सोशल इशू से रिलेटेड कोई बात बोल दे तो पुलिस उसका मिसयूज करती थी। यानी कि जो अगर मतलब वो है नहीं ऑफेंसिव मैसेज, फिर भी उसको ऑफेंसिव कंसिडर करके उनको सजा दे देती थी। ठीक है, तो इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और इसको स्टक डाउन कर दिया कि अब ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये एक्ट नहीं रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कब इसको एक तरह से स्टक डाउन किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से सेक्शन को? सेक्शन 66A को। ठीक है, ये याद रखना है। अब एक इस एक्ट के अंडर एक मेन इंपॉर्टेंट जो अथॉरिटी है, या हम एक तरह से बोल सकते हैं ट्रिब्यूनल है, ये इसका नाम है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। ये जो साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है इसको 2006 में 2006 में फॉर्म किया गया। जब इसको 2006 में फॉर्म किया गया तब इसका नाम था साइबर रेगुलेशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल, CRAT, 2006 में। लेकिन इस जब 2008 में हमने बात की लास्ट स्लाइड पे कि 2008 में हमने चेंजेस किया आईटी एक्ट में, तो तब इसका नाम भी चेंज कर दिया। इसका नाम फिर इस नाम से हमने साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना दिया, इसका नाम CAT। और अब इस ट्रिब्यूनल का क्या काम है? इस ट्रिब्यूनल का काम है कि ये जो आईटी एक्ट है इसकी वजह से अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, मतलब एक तरह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने का काम जो है वो इस ट्रिब्यूनल का है। अब जैसे हमने बात की कि वो जो एक सेक्शन था उसकी वजह से पुलिस जो है मिसयूज करती थी, तो अब अगर कोई उस मतलब वो जो मिसयूज किया गया है इस आईटी एक्ट के एक सेक्शन का, तो अब कोई अगर इसके खिलाफ कहीं पर कुछ प्रोसीज करना चाहता है, मतलब तो अगर कुछ इसको इस एक्ट में उसको ऑफेंस हुआ, मतलब उसकी गलती नहीं थी, फिर भी अगर उसको इस एक्ट की वजह से सजा मिली, तो वो जो डिस्प्यूट है उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम करता है ये ट्रिब्यूनल, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल। 2006 में बना, 2008 में इसका नाम चेंज किया गया। किस पर्पज के लिए है? ये रिजोल्व करने के लिए जो डिस्प्यूट होते हैं आईटी एक्ट से। अब बात करें ये जो साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, इसके अंदर 1 पर्सन होता है, कंसिस्ट होता है एक पर्सन, जो जिसको इसका प्रेसिडिंग ऑफिसर बोला जाता है। और ये जो 1 पर्सन है इसका प्रेसिडिंग ऑफिसर, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है उसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये देखो, ये जो आईटी एक्ट है इसमें काफ़ी सारे क्राइम्स मतलब अलग अलग तरह के क्राइम जो होते हैं, उन क्राइम्स के लिए पर्टिकुलर पेनल्टीज जो हैं वो बताई गई हैं कि किस कोई भी क्राइम है तो उसके क्या सज़ा मिलेगी, वो चीज़ है। तो अब इसके पर्टिकुलर सेक्शन है, फिर वो जो ऑफेंस है, क्या ऑफेंस किया गया और फिर उसकी क्या सज़ा है। तो अब ये कह नहीं सकते कि एग्जामिन से सवाल आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि ये कुछ इतना डेफिनेट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है मेंशन कर दी हैं। अगर आपको लगे कि हमें ये पढ़ने चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वैसे इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको सेक्शन याद करने हैं और ये जो पेनल्टी मिलती है वो याद करनी है। ठीक है, अब इसमें कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको जस्ट रीड करने हैं कि मतलब एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको याद करने हैं कि सेक्शन 65 में ये अगर ऑफेंस है और इस ऑफेंस की क्या पेनल्टी है, ये आप रीड आउट कर लेना PDF से। मैं PDF शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्ट, RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार जो एक्ट है 2005, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस की बात करते हैं। तो ये जो RTI एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कब आया? 2005 में आया। किस डेट को आया? 12 अक्टूबर 2005। अब आप ये जो डेट है ये मैं हर एक एक्ट में बताती हूँ 12th, ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये तो याद रखनी है सन, तो इसके साथ में ये जो मंथ वाली जो डेट है और ये जो मंथ है ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं। क्योंकि अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए हर एक्ट की आपको ये डेट और ये जो मंथ है वो याद रखना है सन के साथ साथ। ठीक है, तो RTI एक्ट कब आया था? 12 अक्टूबर 2005 को। अब बात करें कि ये जो RTI एक्ट है ये क्यों आया था, मतलब कि क्या किस चीज़ में के बारे में बात करता है। तो जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि
ये जो एक्ट है वो हमें राइट प्रोवाइड करता है, अधिकार प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन लेने का। तो अब इंफॉर्मेशन कहाँ से लेने का? अब देखो, जो गवर्नमेंट है वो हमारे एक तरह से हमारे रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है, हमारे जो जनरल पब्लिक जो है उसके रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो पब्लिक अथॉरिटी क्या, ये जो एक तरह से जो गवर्नमेंट के जो पब्लिक डिपार्टमेंट है, मतलब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पब्लिक ही होते हैं। तो अब ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर, जो पब्लिक अथॉरिटी काम कर रही है, वो अथॉरिटी किस लिए काम कर रही है? जनरल पब्लिक के लिए, जो आम जनता है उसी के लिए काम कर रही है। तो ये लोग हैं, ये जो अथॉरिटी, ये जो ऑफिसर हैं गवर्नमेंट के, ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस चीज़ का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आम जनता के ऊपर पड़ेगा, जनरल पब्लिक पे पड़ेगा। अगर ये अच्छा काम करते हैं तो वो जो बेनिफिट होगा वो आम जनता को मिलेगा, और अगर ये काम सही नहीं कर रहे तो जो नुकसान है वो किसको होगा? वो भी जनरल पब्लिक को होगा। तो जो जनरल पब्लिक है उसका हक है ये जानने का कि ये जो पब्लिक अथॉरिटी, ये जो ऑफिसर है गवर्नमेंट के, ये काम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये चीज़ जानने का हक है। और अगर वो काम नहीं कर रहे सही तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का भी हक है। जैसे हम कंपनीज में पढ़ते हैं कि कंपनीज में जो मैनेजमेंट है वो अलग लोग करते हैं, लेकिन जो उसके मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो शेयर होल्डर होते हैं। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हक होता है कि वो मैनेजमेंट को एक तरह से मैनेजमेंट उनके लिए सही काम करे, और नहीं करता है तो फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसी तरह से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके ओनर कौन है? उनकी ओनर है जनरल पब्लिक। और इनको चलाता कौन है? इनको चलाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर। तो ये जनरल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर करे कि ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं वो सही से काम कर रहे हैं नहीं। तो अब ये जनरल पब्लिक ऐसे कैसे एक तरह से इंश्योर कर लेगी कि सही कर रहे हैं नहीं? इसके लिए जो जनरल पब्लिक के पास कुछ राइट होने चाहिए, कुछ अधिकार होने चाहिए कि वो कुछ चीज़ें चेक कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इस तरह के। तो इसी पर्पज के लिए ये जो RTI एक्ट है इसको लाया गया, जिसके अंदर जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उसको राइट दिया गया कि वो जब चाहे तब किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की अथॉरिटी से जाके कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकती है। अब जनरल पब्लिक को लगे कि यहाँ पर सही काम नहीं चल रहा तो वो RTI फाइल कर सकते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि हम RTI लगाते हैं, तो वो RTI लगाने का क्या मतलब होगा कि हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि ये जो काम हुआ ये किस तरह से हुआ। कोई प्रोजेक्ट बना, कोई भी एक तरह से प्रोजेक्ट किया और हमें लगता है कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने फ्रॉड किया है, सही से अब जो है वो काम परफॉर्म नहीं किया, तो उसके लिए हम RTI लगाते हैं, जिसके अंदर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ से क्या पैसा आया, कितना इन्होंने कहाँ पर लगाया, वो सारी चीज़ें। तो इस तरह से हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। ये पावर एक सिटीजन को किसने दी? इस एक्ट ने दी। ठीक है, अब आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि ये एक्ट जो है वो क्या एक तरह से किससे रिलेटेड है। ये एक्ट एम्पावर करता है सिटीजन्स को, किसके लिए? टू नो देयर इंटाइटलमेंट टू अवेल ए पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस रिड्रेस द ग्रीवेंसेज। यानी कि कोई भी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड या कोई भी ग्रीवेंस है, कोई भी झगड़ा जो है उसको सुलझाने से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो है वो ले सकता है। ये एम्पावर करता है ये एक्ट। और अब बात करें क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का, क्यों लाया गया? तो क्यों लाया गया? ताकि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो जो काम कर रहे हैं उस काम में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। कि एक ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि ट्रांसपेरेंट हो सब कुछ। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर हो रहा है वो हमें इस यहाँ से दिखेगा, ट्रांसपेरेंट हो बिल्कुल। तो ऐसे कुछ छुपाया ना जाए जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसको कोई भी जो सिटीजन है, कोई भी जनरल पब्लिक में कोई भी सिटीजन जो है वो देख सकता है कि काम जो है वो सही हो रहा है या नहीं, ये चीज़। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी कि अगर कोई ऑफिसर गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उसको अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। तो इस चीज़ के लिए कि जो गवर्नमेंट की वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो, इस चीज़ को प्रमोट करना इस RTI एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये एक्ट एक तरह से जो करप्शन है उसको कंटेन करने में, उसको कम करने में हेल्प करता है। और जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनका डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर
जो एक रोल है, पार्टिसिपेशन है, उसको बढ़ाता है, उसको एनहेंस करता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है आरटीआई एक्ट का। किस चीज़ के लिए है ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, अब ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि हर एक सिटीजन का एक तरह से राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से ले सकता है। ठीक है, और अब कैसे, मतलब अब इस राइट के अंदर कैसे इन्फॉर्मेशन क्या ले सकता है, उस चीज़ की बात करें तो इस राइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि कोई भी एक तरह से कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी सिटीजन वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो वर्क्स है उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड जो है वो देख सकता है या उसको ले सकता है। टेकिंग नोट्स ले सकता है, या कोई भी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, उनकी कॉपीज ले सकता है। कोई भी सैंपल या मटेरियल है उसको ले सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, या मतलब जो, या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में कोई अलग डिपार्टमेंट, कोई अलग ब्रांच जो है वो वर्क कर रही है, उनसे भी। ये जो इन्फॉर्मेशन राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इस राइट के अंदर इंक्लूड है ये चीज़ें कि क्या क्या कर सकता है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल आते हैं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसमें जो राइट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। यानी कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन उसमें एक सिटीजन क्या क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट कर सकता है सर्टिफिकेट या कॉपी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स की, या टेकिंग ले सकता है सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स के सैंपल्स जो सर्टिफाइड हैं वो ले सकता है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। ठीक है, तो ये राइट होता है। अब हम किससे लेंगे इन्फॉर्मेशन? गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें किससे लेंगे इन्फॉर्मेशन? इसके लिए भी तो कोई ऑफिसर होना चाहिए, तो इसके लिए होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं वो एक ऑफिसर को डेजिग्नेट करती है, एक तरह से अपॉइंट करती है, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इस ऑफिसर का काम होता है कि जो भी आरटीआई लगा रहा है उसको, वो जो जिस भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहा है जो भी सिटीजन, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए उस पर्सन को जो सीख कर रहा है इंफॉर्मेशन, यानी कि जो लेना चाह रहा है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं इनको जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी जाती है वो इनको एज इट इज सप्लाई करनी होती है, देनी होती है डिपार्टमेंट में से जो भी इंफॉर्मेशन। और ये कोई रिसर्च नहीं कर सकते कि ये जो सिटीजन है ये क्यों मांग रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं पूछ सकते ये। ठीक है, इनको जो भी चुपचाप जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी गई है वो देनी होती है। अब हम बात करें कि हम कैसे ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर हमें लेना हो तो कि क्या कैसी एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो एक एप्लीकेशन के थ्रू हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अब वो एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए उसका कोई फॉर्मेट नहीं है। हम एक प्लेन पेपर के ऊपर जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो लिख के, उसके ऊपर एड्रेस लिख के कि हमें वो इंफॉर्मेशन कहाँ चाहिए, और वो हम एप्लीकेशन इनको पब्लिक जो ऑफिसर हैं इनको देंगे और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ में हमें एड्रेस भी लिखना है कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ चाहिए। ठीक है, कि हाँ मेरा भाई ये एड्रेस है, यहाँ पर मुझे ये इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए। तो अब उस तरह से हम एप्लीकेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, ये चीज़ें याद रखनी है। पूछ सकते हैं कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एप्लीकेशन का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, प्लेन पेपर पे ले सकते हैं। बस हमें एड्रेस मेंशन करना होगा, एड्रेस लिखना होगा उस पेपर पर, और कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पर भेजनी है उस पब्लिक अथॉरिटी को। ठीक है, और रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इन्फॉर्मेशन क्यों चाहते हैं, हमें ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आरटीआई लगाते हैं तो हम ये नहीं बताते कि हम क्यों लगा रहे हैं आरटीआई। ये रीज़न ना ही कोई मांग सकता है हमसे, और ना ही ये देना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करें फीस की कि कितनी फ़ीस लगती है अगर हमें आरटीआई लगानी हो। तो जो इसकी फ़ीस है वो 10 रुपीज़ है, 10 रुपये लगते हैं अगर हमें आरटीआई लगानी है तो। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल कैटेगरी से है, तो उसको ये 10 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं होती, कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोविज़न आरटीआई एक्ट के अंडर। अब हम बात करें टाइम पीरियड की कि जब हमने आरटीआई लगा दी तो कितना टाइम लगेगा हमें इन्फॉर्मेशन मिलने में। तो स्टार्टिंग में जो अगर हमने अप्लाई किया है इंफॉर्मेशन के लिए तो विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, या फिर अगर इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की लाइफ या लिबर्टी है से रिलेटेड है किसी पर्सन की, तो 48 आवर्स यानी कि 48 घंटों में या फिर 30 दिन में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जानी चाहिए, सप्लाई हो जानी चाहिए इंफॉर्मेशन का।
लेकिन अगर इस टाइम में जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लाई ना हो, या फिर जो आरटीआई लगाने वाला सिटीजन है उसको लगे कि मैंने जो सही में इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, तो उस केस में वो कहाँ पर अपील कर सकता है? वो अपील कर सकता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो कि सीनियर होता है रैंक में। वो जो पब्लिक ऑफिसर है जिसके पास हमें स्टार्टिंग में करनी होती है, उससे सीनियर रैंक में होता है ये फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। इसके पास हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके पास अप्लीकेशन दे सकते हैं। और अगर इसकी इन्फॉर्मेशन से भी सेटिस्फाई ना हो हम, तो हम सेकंड अपील कर सकते हैं। कहाँ पर? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास 90 डेज के विद इन, यानी कि 90 दिनों के विद इन हम जो CIC है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके पास सेकंड अपील कर सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड होता है, स्टार्टिंग में 30 डेज, अगर लाइफ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो 48 आवर्स, और उसके बाद यहाँ से सेटिस्फाई ना हो तो हम सीनियर रैंक के ऑफिसर को पास अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी। इससे भी सेटिस्फाई ना हो तो सेकंड अपील कर सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन, जो कि है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर। अब इसके अंदर क्या बात है? अब देखो, हमने बात की कि हम आरटीआई एक्ट के थ्रू कहीं से भी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रोहिबिट किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है आरटीआई एक्ट से, कि इन इंफॉर्मेशन को आप नहीं ले सकते इस एक्ट के थ्रू भी। ठीक है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनको आप आरटीआई एक्ट के की मतलब आरटीआई एक्ट में जो राइट है वो इन चीज़ों में नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, कोई भी सिटीजन जो है वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी है उनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 8(1) में, कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हम नहीं ले सकते आरटीआई एक्ट के थ्रू। तो सबसे पहले है कोई भी इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोजर जो अफेक्ट करता है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी अगर किसी इंफॉर्मेशन से अफेक्ट हो तो वो इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट के थ्रू नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको मना किया गया है, फॉरबिडन किया गया है एक्सप्रेसली किसी भी कोर्ट के द्वारा या किसी भी लॉ के द्वारा, अगर कोई भी लॉ या कोर्ट जो है वो ये बोल देता है कि ये इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को नहीं मिलेगी, जिसको मना कर दिया जाए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल सकती आरटीआई एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट, information and the disclosure of which cause a breach of privilege of parliament और state legislature। जो पार्लियामेंट है हमारी या जो हमारे स्टेट्स के लेजिस्लेचर हैं उनके किसी प्रिविलेज को ब्रीच कर दे, मतलब उनके कोई भी जो प्रिविलेज है, एक जो इमेज है, उसको अगर ब्रीच का मतलब तोड़ दे, तो वो जो ब्रीच है मतलब ब्रीच क्या, जो प्रिविलेज है, प्रिविलेज को ब्रीच करने का अगर कोई इन्फॉर्मेशन कारण बन सकती है, कॉज बन सकती है, कॉज मीन्स कारण बन सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल सकती। ठीक है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन एक कारण बन जाए ब्रीच करने का जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी प्रिविलेज को, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आरटीआई एक्ट के थ्रू नहीं मिलेगी। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी कमर्शियल कॉन्फिडेंस या कोई ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये क्या होते हैं, जो एक वो होती है, हम ये बात करते हैं कि कोई गुडविल है, कोई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक किसी स्पेशल पर्सन ने उसको बनाया है, इन्वेंट किया, तो उसके लिए उसको जो अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं, जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है एक तरह से, तो वो अगर उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है और अगर उस इंफॉर्मेशन को दे दिया गया तो जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है थर्ड पार्टी की वो अफेक्ट हो, उसको हार्म हो, यानी कि अब इनका क्या पर्पज होता है, एक तरह से अगर किसी पर्सन ने कोई इन्वेंशन किया है, नई चीज़ बनाई है, तो उसके लिए उसको कुछ फ़ायदा भी मिलना चाहिए, तो इसके लिए ये उसको जो ये पेटेंट वगैरह है, ये कॉपीराइट है, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, पेटेंट प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई नई चीज़ इन्वेंट करता है, तो कि उस चीज़ को कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन है ट्रेड सीक्रेट से रिलेटेड या कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कि किसी कंपनी के अंदर की कॉमर्शियली मतलब कोई जो एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कि वो अगर लीक हो गई तो उसका जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फ़ायदा उठा जाएंगे, तो इससे उसकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो अगर हार्म हो जाए, अगर हो सके अगर किसी पार्टी की, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आरटीआई एक्ट के थ्रू प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन फिड्यूशरी रिलेशनशिप में अवेलेबल हुई है,
ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी अगर वो मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन हो कि जिससे पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई इतना वो नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है उससे रिलेटेड, तो मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में मिली है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जैसे एक तरह से कोई भरोसे वाला जो रिलेशनशिप होता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं उसको। तो वो अगर रिलेशन में कोई इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को अवेलेबल हुई है, तो जब तक वो पर्सन खुद सेटिस्फाई ना हो जाए, जब तक वो अथॉरिटी सेटिस्फाई ना हो जाए, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में नहीं मिल सकती। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे देश से, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से उन कॉन्फिडेंस में मिली है कि भाई उन्होंने ये अपने ऊपर एक तरह से ट्रस्ट किया है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये लीक नहीं होनी चाहिए कई बार, तो अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है फॉरेन गवर्नमेंट से मिली है, तो वो भी RTI एक्ट के थ्रू हमें नहीं मिल सकती, यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं मिल सकती। या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी या उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी RTI एक्ट के थ्रू नहीं मिल सकती। या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक तरह से जो जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऑफेंडर्स हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन में एक तरह से इम्पेड करती है, उनकी प्रोसेस में इम्पेड मतलब एक तरह से बाधा बनती है, रुकावट बनती है उनके इन्वेस्टिगेशन में, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है कैबिनेट पेपर्स। जो कैबिनेट ऑफिसर, एक तरह से जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऑफिसर्स क्या, जो ये मेंबर्स ऑफ हाउस होते हैं, उनसे में जो ये कैबिनेट पेपर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल की एक तरह से रिकॉर्ड्स होते हैं, उन पेपर्स को भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता जनरल पब्लिक। ठीक है, RTI एक्ट के थ्रू, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कुछ जो भी वो वहाँ पर पार्लियामेंट में काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जो पेपर्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जनरल पब्लिक को नहीं मिल सकते। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ अ नो रिलेशनशिप विद पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी पर्सन के पर्सनल है, उस पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है पब्लिक के लिए, यानी कि पब्लिक का उस इंफॉर्मेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो उससे पब्लिक का कोई इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट ही नहीं हो सकता, तो वो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी RTI एक्ट के थ्रू। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये RTI एक्ट के थ्रू नहीं मिल सकती, ये आपको याद रखना है। अब देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अब ये तो थी कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम कौन कौन सी नहीं ले सकते RTI एक्ट के थ्रू, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे ही एग्जेम्प्ट किए गए हैं, यानी कि उन ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी उन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हम RTI एक्ट के थ्रू नहीं ले सकते। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? ये मेनली जो सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी लीक ना हो जाए, इस पर्पज से इनको RTI एक्ट से बाहर रखा गया है कि इन एक्ट मतलब इस एक्ट के थ्रू इन डिपार्टमेंट से, इन ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। अब वो कौन कौन से हैं? जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, या फिर और जो सिक्योरिटी एजेंसी है जैसे IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, या सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये सारी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसी है, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, या नैरोकैटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, या एविएशन रिसर्च सेंटर है, या स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, या BSF है, CRPF है, ITBP है, CISF है, NSG है, असम राइफल है, या स्पेशल रिजर्व ब्यूरो है, या जो CID की स्पेशल ब्रांच है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की, और CID की जो क्राइम ब्रांच है दादर एंड नगर हवेली की, और भी जो स्पेशल ब्रांच हैं, या जो लक्षद्वीप पुलिस है, ये कुछ डिपार्टमेंट हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, इनको एग्जेम्प्ट किया गया है RTI एक्ट से। ठीक है, इनसे भी हम इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड एजेंसी है, सिक्योरिटी लीक हो सकती है किसी भी मतलब इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी पर्सनस की। अब बात करते हैं हम, देखो कि अब हमने जो बात की कि जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं ले सकते, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, और कुछ डिपार्टमेंट, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। लेकिन अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका मतलब जब हमें वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है, उसके 20 ईयर्स बाद, उसके 20 साल बाद हम वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसा प्रोविजन किया गया है RTI एक्ट में कि जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते, वो इन्फॉर्मेशन हम 20 साल बाद ले सकते हैं, ऐसा एक्ट में प्रोविजन है। लेकिन वो 20 साल बाद भी वो हमने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी वो सारी नहीं ले सकते, उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हम 20 साल बाद भी नहीं ले सकते।
ठीक है, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हम उस टाइम पर तो नहीं ले सकते, लेकिन 20 साल बाद हम उनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिनको हम 20 साल बाद भी नहीं ले सकते, यानी कि आरटीआई एक्ट के थ्रू सिटीजन्स उस इन्फॉर्मेशन को 20 ईयर्स लेटर भी नहीं ले सकते। अब वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन या डिस्क्लोजर जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी अफेक्ट हो, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे ब्रीच हो जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी प्रिविलेज अगर ब्रीच होने का कोई कारण बन सकती है इंफॉर्मेशन, तो वो। या फिर कैबिनेट पेपर्स, यानी कि जो कैबिनेट पेपर्स हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सेक्रेटरीज की, या जो अदर ऑफिसर्स हैं उनकी, तो वो रिकॉर्ड्स भी हम नहीं ले सकते 20 ईयर्स लेटर भी, ठीक है। तो ये था आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब देखो, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसका नाम से ही लग रहा है कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो ग्राहक होता है, कंज्यूमर होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट है और इसके प्रोविजंस है। ये एक्ट कब आया? 2019 के अंदर ये एक्ट आया और इसको इन्फोर्स किया गया जुलाई 2020 में, यानी कि बना तो ये 2019 में, और इसको इन्फोर्स मतलब फोर्स में कब आया ये, मतलब इसके प्रोविजन अप्लाई होने कब स्टार्ट हुए? जुलाई 2020 में। और ये जो एक्ट है, इससे पहले कौन सा एक्ट था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। याद रखना, ये 1986, यानी कि इस एक्ट का प्रीडेसेसर कौन था? इससे पहले कौन सा एक्ट था? 1986 वाला था, ठीक है। अब बात करें कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये किस पर्पज के लिए, क्या पर्पज है इसका? तो जैसा इसका नाम से ही पता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इसका काम है। एक तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को, जो भी कंज्यूमर्स के साथ जो भी कोई भी गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उनके खिलाफ, जैसे कि ये एक तरह से प्रोवाइड करता है सेफ्टी कंज्यूमर्स को रिगार्डिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर कोई ख़राब प्रोडक्ट कंज्यूमर को दिए जाते हैं, या कोई ऐसी सर्विस डिससेटिस्फैक्टरी सर्विस, यानी कि अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती, या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इनकी बात हम आगे करेंगे। एक तरह से इनको समझ लो, अनफेयर मतलब सही ट्रेड प्रैक्टिस नहीं, कुछ गलत किया जाता है कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ। तो इन चीज़ों से एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं इनको, इन प्रैक्टिसेस से सेफ्टी प्रोवाइड करना इस एक्ट का काम है या पर्पज है, जो भी है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एम भी है कंज्यूमर्स को सेव करना, ये बात रिपीटेडली लिखी गई है। एक तरह से ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है वो सेफ फील कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स की। ये जो एक्ट है ये कुछ राइट, कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को। वो राइट क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है राइट ऑफ ए कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हजार्डियस एंड डेट्रीमेंटल टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है राइट एक कंज्यूमर को कि वो जो है वो मतलब उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, उसका एक राइट है प्रोटेक्शन का। जो भी ये जो एक तरह से हजार्डियस यानी कि जो जिनसे खतरा हो इनके किसी इंसान की लाइफ को, तो ऐसी गुड्स और सर्विसेज जो हजार्डियस हो एक तरह से कि एक कस्टमर की लाइफ के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए हजार्डियस हो, खतरा हो, उस तरह की गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग से प्रोटेक्शन मिलना एक कस्टमर का राइट है कि वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए ऐसी प्रैक्टिसेज से, ऐसे कामों से, ठीक है, ऐसी मार्केटिंग से। एक तरह से ये फर्स्ट एक तरह से राइट है। नेक्स्ट जो राइट है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, यानी कि जो ट्रेड होता है, जो परचेज सेल होता है, उसके अंदर जो गलत जो प्रैक्टिसेस करते हैं मार्केटर या सेलर, जैसे कि क्वालिटी अच्छी नहीं देते या कोई भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसका मिसयूज करते हैं, एक तरह से ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, जो भी गलत जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनसे प्रोटेक्शन का राइट है एक कंज्यूमर का। नेक्स्ट है राइट ऑफ ए कंज्यूमर टू एक्सेस वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज और प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। कि ये एक राइट है कस्टमर का कि वो
मतलब एक गुड्स की वैरायटीज जो है वो एक्सेस कर सकता है, अलग अलग तरह की गुड्स सर्विसेज एक्सेस कर सकता है कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस यानी कि ज़्यादा प्राइस ना हो, जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होगा तो प्राइस तो कम होगा। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे अलग अलग वैरायटी की गुड्स सर्विसेज प्रोडक्ट एक्सेस कर सकता है। ये एक राइट है कंज्यूमर का। अब कोई सेलर जो है वो ये फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ इसी तरह का मिलेगा, इसी क्वालिटी में मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर चीज़ें अवेलेबल हैं तो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकता है, ले सकता है। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल एट रिस्पेक्टिव फॉर्म। अगर कस्टमर के साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, कोई कुछ उसके साथ एक तरह से अन्याय होता है, तो उस चीज़ के लिए वो अपना जो एक रिड्रेसल है, मतलब अपनी जो कंप्लेन है वो कराने के लिए उसको स्पेशल एक फॉर्म जो है कोर्ट की तरह वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पर वो अपना जो एक तरह से कंप्लेन कर सके, वो चीज़ एक तरह से मिलनी चाहिए। ये भी एक कस्टमर का राइट है, कंज्यूमर का राइट है इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव एडिक्वेट कंपनसेशन। अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से, किसी सर्विस की वजह से अगर किसी कस्टमर को कोई डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई करवाने के लिए, एक तरह से वो नुकसान को के लिए एक कंपनसेशन लेने का राइट जो है एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का होता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव कंज्यूमर एजुकेशन, कि जो कंज्यूमर एजुकेशन है, जहाँ पर कस्टमर को अवेयर किया जाए सारी चीज़ों के बारे में, वो एजुकेशन लेने का भी राइट है एक कंज्यूमर का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट राइट प्रोवाइड किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर। अब हम ये जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसके कुछ प्रोविजंस की बात करेंगे। प्रोविजन यानी कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं, वो उनके बारे में बात करेंगे अलग अलग। सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक अथॉरिटी बनाई गई है इस एक्ट के अंडर। ठीक है, अब ये जो 2019 वाला एक्ट आया, इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं इन कंपैरिजन टू जो पुराने वाला एक्ट था। तो वो जो नए प्रोविजन है उनकी भी बात करेंगे, और जो पहले से एग्जिस्टिंग चल रहे थे, मतलब सेम एज इट इज़, उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। एक प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है कंज्यूमर्स के लिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये एक जो कस्टमर्स के बीच में और जो मार्केटर है, जो बेचने वाला है, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसको सुलझाने के लिए ये कमीशन है। नेक्स्ट है ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अगर मतलब एक तरह से ये एक नया प्रोविजन लाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कि कस्टमर जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन करनी होती थी, लेकिन ये जो 2019 वाला एक्ट आया है, इसने प्रोवाइड किया है कि ऑनलाइन भी कंप्लेन फाइल हो सकती है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि अगर जो कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट करता है जो सही नहीं है, मिसलीड करता है कस्टमर को, तो उनके लिए पेनल्टी प्रोवाइड करता है ये एक्ट। नेक्स्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या होती हैं, और ये जो एक्ट है उनसे कैसे प्रोटेक्शन करता है, इन सारी चीज़ों के, ये सारे जो प्रोविजंस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है सेंट्रल लेवल पे, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यानी कि एक तरह से रेगुलेटरी है, ये रेगुलेशंस बनाती है कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो इस अथॉरिटी का क्या काम है? इस अथॉरिटी का काम है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है, प्रोटेक्शन करना। ये एक तरह से कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करती है। कस्टमर के जो राइट है, हमने बात की कि क्या क्या राइट है कस्टमर के, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और उन एक तरह से ओवरऑल जो राइट्स हैं उनको प्रमोट भी करती है, इन्फोर्स भी करती है कि एक्चुअल में उनको वो राइट मिले। वो सारी चीज़ें एक तरह से, इस तरह से कुछ जो भी गलत प्रैक्टिसेज होती हैं कस्टमर्स के साथ, उनसे कस्टमर को प्रोटेक्ट करना, इस ये जो CCPA जो अथॉरिटी है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है या एम है, पर्पज है, जो भी है हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज होती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है, या कोई भी जो कंज्यूमर के राइट्स को वॉयलेट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन जो है वो ये बनाती है, वो ये डिसीजन लेगी कि क्या किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये जो CCPA है, इसके कुछ राइट्स हैं। क्या राइट है? टेक शियोमोटो एक्शंस, रिकॉल प्रोडक्ट, यानी कि अगर कोई भी जो मार्केटर है, कोई भी सेलर है, अगर कुछ गलत प्रैक्टिसेस करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, तो ये उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। उसके प्रोडक्ट जो हैं उनको चेक कर सकती है, और अगर प्रोडक्ट्स में कुछ भी
मतलब कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोडक्ट्स में डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है, एक तरह से उसके खिलाफ केस कर सकती है। इस तरह के जो एक्शन जो है ये सीसीपी, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो ले सकती है, ये इसके पास पावर है। ठीक है, इसके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, जो इन्वेस्टिगेशन विंग यानी कि एक ऐसा ग्रुप या टीम हम बोल सकते हैं जो इंक्वायरी कर सकती है। अगर जो भी कोई कंज्यूमर के जो लॉ हैं उनको वायलेट करता है, उनको तोड़ता है, तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जो है या इंक्वायरी ये जो अथॉरिटी है वो कर सकती है। ये भी पावर जो है इस अथॉरिटी को मिली हुई है। ठीक है, मेनली बेसिक इसका क्या पर्पज है कि जो कस्टमर हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि कोई कुछ गलत ना हो जाए किसी कस्टमर के साथ। ठीक है, ये इस अथॉरिटी का मेन पर्पज है, एक तरह से रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल का मतलब क्या है? देखो, जो डिस्प्यूट में झगड़े और रिड्रेसल इनको एक तरह से सुलझाना। तो जो कस्टमर और एक जो मार्केटर या हम सेलर बोल सकते हैं जो सामान बेचता है, उन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा होता है तो उस झगड़े का सुलझाने के लिए एक कमीशन जो है वो बनाया गया है। ये कमीशन का काम है कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सोल्व करना। जैसे हम कोर्ट में जाते हैं, हमारे जो नॉर्मल झगड़े वगैरह होते हैं उनको सुलझाने के लिए, उनके लिए, तो इसी तरह से कस्टमर्स के अगर जो कुछ भी आपस में डिस्प्यूट होते हैं उनको सुलझाने के लिए ये कमीशन जो है वो बनाया गया है। क्योंकि अब कस्टमर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा, तो इसलिए कस्टमर के लिए अलग से ही बना दिया कमीशन। ठीक है, तो अब ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये 3 लेवल पे काम करता है। स्टार्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, अगर भाई जो छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोल्व कर लो। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात ना बने तो फिर स्टेट लेवल पे जाओ, फिर स्टेट लेवल पे भी बात ना बने तो सेंट्रल लेवल पे जाओ। तो इस तरह से 3 एक तरह से टायर सिस्टम है, ये 3 टायर सिस्टम है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये याद रखना आपको, 3 टायर सिस्टम है। एग्जाम में ऐसे सवाल आया हुआ है पहले भी कि ये जो डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है ये कितने टायर सिस्टम है? 3 टायर सिस्टम है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक सेंट्रल लेवल पे। तो 3 लेवल पे है तो 3 फॉर्म है इसके अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, एक स्टेट कमीशन और एक नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में को किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बनाया जाता है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है इसमें हम कौन सी कंप्लेन लेके जा सकते हैं, यानी कि कितने वैल्यू तक की कंप्लेन लेके जा सकते हैं। अगर 50 लाख रुपीस तक की वैल्यू की कोई भी गुड्स या सर्विसेज से रिलेटेड अगर हमारा कोई डिस्प्यूट है तो वो कंप्लेन वो सुलझाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, 50 लाख ये याद रखनी है, ये 50 लाख तक की अगर वैल्यू है कोई भी गुड्स सर्विसेज उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाएंगे। फिर अगर 50 लाख से ज़्यादा है और अप टू 2 करोड़ है, यानी कि 2 करोड़ तक की, 50 लाख से 2 करोड़ तक की अगर वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो हम स्टेट कमीशन के पास लेके जाएंगे। स्टेट कमीशन को भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू की गुड्स और सर्विसेज हैं तो वो हम नेशनल कमीशन के पास लेके जाएंगे। नेशनल कमीशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है, वहाँ पर जाकर हम कंप्लेन करेंगे, एक तरह से हमारा जो डिस्प्यूट है वो वहाँ पर जाके रिपोर्ट करेंगे नेशनल कमीशन में, जहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा वाली, ये याद रखनी है आपको, ये लिमिट 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट में, अप टू 2 करोड़ तक स्टेट में, और 2 करोड़ से एक्सीड्स ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा नेशनल कमीशन पर। ये जो आपने अगर पहले पढ़ी हो तो ये अभी चेंज हुई थी दिसंबर 2021 में। ठीक है, तब चेंज हुई थी ये, उसके पहले ये जो अमाउंट्स हैं वो ज़्यादा थी। मतलब जब ये 2019 वाला एक्ट आया ना तब इसमें ये जो लिमिट है वो ज़्यादा थी, लेकिन फिर इसलिए फिर अब 2021 में चेंजेज करके इनको कम कर दिया गया, ये इतनी कर दी गई। ठीक है, और जो उससे पहले 2019 से जो पहले वाला एक्ट था उसमें भी अलग थी। तो आपको याद रखना है कि आपको अभी लेटेस्ट याद रखनी है। लेटेस्ट 50 लाख है, अप टू 2 करोड़ है और अबोव 2 करोड़ है। अब बात करें कि हम इसके पास कौन से डिस्प्यूट, कौन से झगड़े लेके जा सकते हैं, तो ये जो अगर इनसे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो हम यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मार्केट, कोई भी दुकानदार हमसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है,
ठीक है, तो वो कंप्लेन लेके जा सकते हैं। या कोई भी अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, अनफेयर यानी कि कुछ गलत कर रहा है, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि आप ये सामान जो है वो खरीदोगे तो मान लो, अगर रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि अगर आप ये ए सामान खरीदोगे तो इसके साथ आपको बी को भी खरीदना पड़ेगा, ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तो इनको बोलते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कंप्लेन लेके जा सकते हैं। या अगर कोई ऐसी गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है जो हजार्डियस है हमारी हेल्थ के लिए या हमारी लाइफ के लिए, तो उनके खिलाफ कंप्लेन लेके जा सकते हैं। या अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो डिफेक्टिव पाई जाती हैं, खराब पाई जाती हैं, उनमें कुछ डिफेक्शंस होता है, तो उसकी कंप्लेन भी लेकर हम जा सकते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेन। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वाला, ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को, यानी कि जो कंप्लेन वाला जो सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, एक तरह से ईजी बना दिया गया है काफ़ी सिस्टम। अब जो कस्टमर है वो चाहे कहीं पर हो, कहीं से भी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकता है। पहले क्या होता था, पहले वाला जो सिस्टम था उसमें क्या था, वेयर कंज्यूमर हैड टू फाइल ए कंप्लेन एट द प्लेस ऑफ परचेज और वेयर द सेलर हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि जहां पर वो उसने एक सामान खरीदा वहां पर, या फिर जो सेलर है जो बेचने वाला है उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वहां पर कंप्लेन फाइल करनी पड़ती थी। लेकिन जो 2019 वाला एक्ट है उसमें कस्टमर को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की, वो कहीं से भी अपनी जो कंप्लेन है वो फाइल कर सकता है। ठीक है, यानी कि जहां पर भी वो रहता है वहां से भी, उसको ये जरूरी नहीं है कि सामान जहाँ से खरीदा था, जहाँ पर कस्टमर रहता है उसका जो रेजिडेंस है प्लेस का, वहाँ पर से जो कस्टमर है कंज्यूमर है वो अपने जुडिक्शन में, अपने एरिया में, जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करता है उस डिस्ट्रिक्ट में फाइल कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, कंप्लेन फाइल कर सकता है, वो उल्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, यानी कि अब ऑफलाइन वो करवाने की जरूरत नहीं है कंप्लेन, इलेक्ट्रिकली जो कंप्लेन है वो कंज्यूमर्स फाइल कर सकते हैं। और एक और प्रोविजन किया गया कि अब जो है वो लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वकील एक कस्टमर को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। जब वो अपना डिस्प्यूट करता है तो अपने केस को वो खुद भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जरूरी नहीं है कि उसे एक जो लॉयर है एक वकील जो है वो हायर करना पड़े। अपनी जो एक तरह से अपना जो कंप्लेन है वो खुद भी रख सकता है अपनी बातें कोर्ट के सामने, वो जो कमीशन है डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन उसके सामने, क्योंकि वहीं पर सॉल्व होते हैं इनके डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये जो CCPA अथॉरिटी है जिसकी हमने बात की थी स्टार्टिंग में, वो जो है एक तरह से जो भी मैन्युफैक्चरर या मार्केटर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है, मिसलीडिंग यानी कि वो एक तरह से झूठ बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट में, मिसलीड कर रहा है कस्टमर को, जो चीज़ें सही चीज़ है वो नहीं बता रहा, कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक्चुअल में उसका प्रोडक्ट कुछ और ही है। तो अगर ऐसी एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसके लिए पेनल्टीज जो है वो CCPA के द्वारा दी जाती है। अब ये पेनल्टीज क्या कितनी दी जाती हैं ये काफ़ी डीप में हो जाएंगी चीज़ें, और काफ़ी सारी अलग अलग पेनल्टीज है कि ये चीज़ की जाती है तो उसकी ये पेनल्टी, इसकी ये पेनल्टी, तो वो इसलिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी मेरे को। नेक्स्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, मेनली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि कोई भी अगर ट्रेड के अंदर गलत काम किए जाते हैं, जिसके अंदर क्या आ सकता है, जैसे कि जो कस्टमर है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई जो मार्केटर है वो कहीं और शेयर कर दे, उसके डेटा को कहीं और पर सेल कर दे, तो इस तरह के अगर कोई काम करता है कोई मार्केटर तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का एक तरह से प्रोविजन जो है इस एक्ट के थ्रू बनाए गए हैं। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि वो एक्शन ले सकते हैं अगर कोई मार्केटर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो अब हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके हमने सारे जो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनको कवर कर लिया। जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका मैंने बता दिया कि हमने जो पार्टनरशिप वाली वीडियो है उसमें कवर किया है, और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, अलग से वीडियो है, उन सब वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।